अपनी संस्था की तरफ से छत्तीसगढ़िया लॉ सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ देखा है। आप लोग कहाँ से हैं, कौन कौन से स्कूल से हैं और कौन से स्कूल से, जोर से बोलो। सारे हैं, ठीक है। और ये प्रयास या देखो रघु की आवाज एक साथ आती है और एक साथ बोलते हैं और जोर से आती है। आप लोग की आवाज कम आती है जबकि आप लोग संख्या में जाते हैं, ठीक। तो आपने जिन सर का यहाँ पे वर्कशॉप होना है, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में आया था कोई क्रिएटिव? नहीं है, नहीं है, हाँ है नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये है, ये स्पेसिफिक है, इनको देखा है कहीं? हाँ देखा है, किसी ने नहीं देखा? फिल्म देखते हो, सीरियल देखते हो, वेब सीरीज कहीं नहीं देखा है? हाँ कौन सी मूवी देखिए सर, कौन सी मूवी? हाँ हाँ रईस फिल्म देखा है? मसान, अभी एक वेब सीरीज आई है संकल्प एमएक्स प्लेयर, देखा है? नहीं नहीं देखते हैं, इंटरेस्ट नहीं। चलो ठीक है। तो अभी सर थोड़ी देर में केंद्रीय विद्यालय में हमारे 50 स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो जैसे ही वो पहुंचते हैं तो उनकी शुरुआत करें, ठीक है। ये जो वर्कशॉप है ये आपका जीवन बदलने वाला वर्कशॉप है, तो बहुत ध्यान से, बहुत मन से और बिल्कुल खुल करके कीजिए, ठीक है। थैंक यू। सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये जश्न राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव का ये 5वां दिन है और इनोवेटिव विजन अंबिकापुर और छत्तीसगढ़िया क्राउड की तरफ से ये आपके अभिनय की मास्टर क्लास है। और इस अभिनय की मास्टर क्लास लेने के लिए मुंबई फिल्म सिटी से चलकर आने वाले प्रोफेसर भगवान तिवारी सर हमारे बीच हैं। आप लोगों ने, मुझे लगता है कि अधिकतर छात्र जो हमारे साथ हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे गांव से आते हैं, तो भगवान तिवारी सर भी बिल्कुल एक छोटी सी गांव से निकल करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई सिनेमा और रंगमंच के क्षेत्र में। तो उनकी पूरे कुछ बता दें, 12 वर्ष का अनुभव जो है उनका रंगमंच का है। अंबिकापुर से जैसे छोटे से शहर से दिल्ली तक जाना और दिल्ली में जाकर के 12 वर्ष तक रंगमंच करना, उसके बाद मुंबई जाना, मुंबई में जाकर के 10 वर्ष तक रंगमंच करना, सिनेमा में संघर्ष करना और इस संघर्ष के रास्ते से चलते हुए आज सर इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि अभी आप लोगों ने देखा होगा एक वेब सीरीज आई हुई है संकल्प, नाना पाटेकर जी के साथ में सर का स्क्रीन प्रेजेंस है। आप लोगों ने अभी कभी नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, ये एमएक्स प्लेयर पर निःशुल्क जो है वो उपलब्ध है, ठीक है। और हमारे आदरणीय सम्मानीय भगवान तिवारी सर आंजनेय विश्वविद्यालय रायपुर में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद पर कार्यरत हैं। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जानते हैं आप? आए नहीं, मैं बताता हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके नियमानुसार जो है जैसे प्रोफेसर हम बनते हैं ना, तो वो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, फिर प्रोफेसर बनते हैं। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस मतलब बिना पीएचडी के आपके कार्य के विशेष अनुभव को देखते हुए यूजीसी कहता है कि आपके कार्य, आपके क्षेत्र में जो आपने कार्य किया हुआ है उस कार्य को देखते हुए ये सम्मानीय पद जो है वो उस पद का सृजन किया है और उस पर ऐसे लोगों को सम्मान के तौर पर रखा जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में केवल 2 ही प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हैं और बहुत अच्छी बात यह है कि वो दोनों के दोनों प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो हैं छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं, एक सरगुजा जिले से और एक जसपुर जिले से। आप पद्मश्री श्री जागेश्वर यादव जी जो हैं वो रविशंकर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है और हमारे भगवान तिवारी सर आंजनेय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है। तो बहुत
सम्मान के साथ, बहुत गर्व के साथ मैं आदरणीय श्री भगवान तिवारी सर को आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आए। आप लोग जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। बहुत सम्मान के साथ मैं सर का स्वागत करता हूँ। सर यहाँ ये जो सभी छात्र आए हुए हैं, ये छात्र महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय के छात्र हैं, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जसपुर के छात्र हैं, प्रयास एक कोचिंग संस्था है ना, वहाँ के छात्र हैं। और किसी स्कूल के कोई छात्र हैं क्या इनको छोड़कर? नहीं। और उसके अलावा जसपुर में पढ़ने वाले किसी और भी स्कूल के छात्र हैं, कुछ और अलग से छात्र छात्राएँ यहाँ पर हैं। तो पीएमसी केंद्रीय विद्यालय के छात्र और सभी स्टाफ का, महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के सभी छात्रों और स्टाफ का, प्रयास के सभी छात्रों और स्टाफ का, छत्तीसगढ़िया ब्लॉक की तरफ से और इनोवेटिव विजन अंबिकापुर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आदरणीय सम्मानीय प्रोफेसर भगवान तिवारी सर से निवेदन करता हूँ कि वो अभिनय की मास्टर क्लास प्रारंभ करें। ये मास्टर क्लास ऐसी मास्टर क्लास होगी जो आपको पूरे अपने जीवन भर याद रहेगी। थैंक यू। छोटा सा अपना एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। जैसा कि डॉक्टर आनंद ने मेरे बारे में बताया, मेरा नाम भगवान तिवारी है। मैं रहने वाला छत्तीसगढ़ का हूँ, अंबिकापुर शहर। अंबिकापुर से 110 किलोमीटर दूर और आप चले जाइए, आपने नाम सुना होगा रामानुजगंज। रामानुजगंज झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। माइक दे सकते हैं, माइक या बहुत बंद कर दीजिए मुझे माइक। जब मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई, मतलब आप लोगों से भी उम्र में मैं काफी छोटा था, तो रामानुजगंज मध्य प्रदेश का आखिरी जिले का आखिरी गांव, एकदम छोटा सा कस्बा, नदी का किनारा, बेहद खूबसूरत सा कस्बा। मेरे पिताजी आर्मी में, फादर आर्मी में थे, जगह जगह उनकी पोस्टिंग थी। रिटायरमेंट के बाद स्टेट बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की उनकी नौकरी लग गई रामानुजगंज। और मेरी तकरीबन एज होगी उस समय 6 साल। क्लास 1 में आया, धीरे धीरे यूपी से हम शिफ्ट हो गए मध्य प्रदेश में। ये बात बताना इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है मेरे लिए, आपको, कि हम सब की जर्नी कहीं ना कहीं ऐसी ही किसी एक छोटी जगह से होती है और धीरे धीरे हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी जिंदगी हमको किस किस्म से ड्राइव करते हुए कहां से कहां लेकर जाती है। उसके लिए कई बार हम मानसिक तौर पर तैयार होते हैं और कई बार मानसिक तौर पर तैयार नहीं होते। उसमें कई वजह होती है। कुछ घरेलू हमारे ऐसे गाइडलाइंस हमारे पास हो जाते हैं कि भाई बाहर नहीं जाना है, इस शहर से बाहर नहीं जाना है, राज्य से बाहर नहीं जाना है, जो कुछ करना है यहाँ करना है। पर ये अब नहीं है। आज के माता पिता, आज के पेरेंट्स इतने अवेयर हैं कि अब बच्चों का करियर बनाने के लिए, उनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए वो सारे सुविधाएं, सारी अपॉर्चुनिटीज अपने बच्चों को देते हैं और जो चाहते हैं, जो वो खुद नहीं कर पाए, मेरा बच्चा। मेरी जिंदगी की मैं बातें इसलिए आपको कहता हूं कि आज से 40-45 साल पहले, 45 ईयर्स, जब मेरा करियर क्या छोटा था, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जब चालू हुई, उस समय मेरे घर में 8th क्लास तक लाइट नहीं। घिवरी लालटेन मल्टी लगा के जो, तो वहां से जिंदगी की शुरुआत हुई। और कमाल की बात है कि पड़ोस में कुछ 5-6 साल के बाद लाइट आई। वो लाइट मुझे इतना इंस्पायर कर दी, इतना एक्साइटेड कर दी कि मुझे नहीं पता था कि लाइट के अंदर कोई करंट नाम की चीज होगी। तो मैं इतना और एक्साइटेड हो गया कि मैं उनसे किसी तरीके से रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक बल्ब का कनेक्शन दे दीजिए ताकि मेरे घर पर लाइट चल जाए
और मैं उस रोशनी में पढ़ सकूं। तो उन्होंने बोला कि भाई जो भी 2-4-5 रुपए, उन्होंने बोला कि महीने का हम लेंगे। मैंने अपने माता पिता से बात की, राजी हो गई, चलो लगवा लो। अब मेरे अंदर इतना एक्साइटमेंट था कि मुझे लगा कि करंट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, तो मैं कनेक्शंस को खुद कनेक्ट करना चाहता हूँ। बाजार गया, वहाँ से तार खरीद के लाया, होल्डर खरीद के लाया, पेचकस लेके आया छोटा सा, और इतना एक्साइटेड था कि जो प्लग होता है, प्लग में मैं पहले जैसे पड़ोसी का घर वहाँ है, उनके स्विच में, बोर्ड में मैंने वो तार डाल के ऑन कर। अब मैं अपने घर लेके जो कनेक्शन जा रहा हूँ वो ऑन है, मुझे नहीं पता। और मैं अपने घर में जहाँ पे मुझे होल्डर लटकाना था, मैं वहाँ पे जब होल्डर लटकाने गया तो मैं दांत से तार को खींच के और होल्डर में लगाने के लिए वो जो तांबे का वायर होता है उसको निकाला, और इतना जोर का झटका लगा कि वो तार वहाँ से निकला मेरे मुंह से और मेरे हाथ में उंगली, और तकरीबन मुझे याद नहीं है, मेरे तो मुंह से झाग बाग आने लगा, मैं बेहोश हो गया। कमाल की कॉमेडी चीजें हो गई कि कुछ लोगों को लगा कि इसको भूत पकड़ लिया, क्योंकि झाग मुंह से निकलने लगा, हाथ पे पकड़ने लगा। तो आस पास के लोगों को लगा नहीं कि करंट जैसी कोई चीज होती है, उनको भी एक्सपीरियंस नहीं, सीधा बल्ब चल जाता है। वो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस था कि कोई भी नई चीज कैसे आपको नया मार्ग देती। वो करंट का लगना मेरे जीवन में एक ऐसा बदलाव था कि कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि वहां पे पहली बार एक टीवी आया, रामानुजन वीसीआर आया। पता नहीं आप नई जनरेशन को वीसीआर पता है, वीएचएस पता है? नहीं, आप लोगों ने कैसेट देखे हैं वीसीआर वाले, वीएचएस वाले कैसेट? आप यूट्यूब पे या इस पे देखना, गूगल पे सर्च करना कि वीसीआर कैसा होता है या उसका कैसेट कैसा होता है। वो तकरीबन एक घंटे से भी बड़ा होता है। हमारे जमाने में वो वीडियो हॉल उसी तरह के ऐसे हॉल में लगा दिया जाता था और वहां पे फिल्में दिखाई जाती। वहां से मेरी जिंदगी में एक नजर का बदलाव ये आया कि पहली बार जब मैंने टीवी को देखा और टीवी में लगे हुए उस वीसीआर को देखा, उस कैसेट्स के प्रोसेस को देखा, तो मेरे लिए एक अजूबा था कि ये इलेक्ट्रिक चीज इस डिवाइस से कनेक्ट होके और एक टीवी पे एक पूरा जीवंत चित्र बनाने लगे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं, मुझे लगा कि ये तो कुछ तो अलग है, कुछ तो कमाल की बात है। और उस दौर में बच्चन साहब की बहुत सारी फिल्में आई थी, जो पुराने लोग होंगे शायद आप लोगों को पता होगा कि वो रिजल्ट का दौर था। मैं कंटिन्यू लगातार फिल्में देखता था। स्कूल 2 पीरियड के लिए जाता था, आप कोई गलती ना करें, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। तो मैं 2 पीरियड के लिए पढ़ने जाता था, बाकी 2 पीरियड के बाद भाग के मैं वीडियो बन जाता था। 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए की टिकट थी। नीचे ऐसे दही पे बैठते थे तो 50 पैसे या 1 रुपए, अगर खाली जगह होती थी तो 50 पैसे में एंट्री मिलती थी, नहीं तो अगर पैक हो जाता था 1 रुपए से कम नहीं मिलता। मेरे लिए पूरे दिन भर का काम सिर्फ यही था कि मैं किसी भी तरीके से 1 रुपए का जुगाड़ करूं। अब उस 1 रुपए के जुगाड़ के लिए मैं कल जाना है तो आज दिन भर कई तरह के काम करता था। अब वो कई तरह के काम में मैं बताता हूँ कि मैं बीड़ी भी बनाता था, तेंदुपत्ता बिनता था, तेंदुपत्ता के बंडल बनाता था। बैलगाड़ी में उस समय बैलगाड़ी का जमाना था, तो आढ़त जानते हो, आढ़त नाम सुना है आपको? आढ़त जहाँ राशन इकट्ठा होता है, बोरे इकट्ठा किए जाते हैं, वहाँ से मैं बोरे उठा के बैलगाड़ी में डालता था। बैलगाड़ी से उठा कर फिर मैं आढ़त तक पहुँचवाता था, दूसरे आढ़त तक पहुँचवाता था। तो पूरे आधे दिन काम करने के बाद मुझे 50 पैसे या 1 रुपए मिलते। वो मेरी तैयारी होती थी किस चीज़ के लिए कि मुझे फिल्म देखनी। ये बता इसलिए रहा हूँ कि ये मेरी कहानी है, इसके पैरेलल आपके जीवन में क्या कहानी चल रही है वो आपको पता है। मसलन कोई भी एक आदमी अपनी एक लंबी यात्रा जब तय करता है तो वो 100, 200, 500, 1000 लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता भी होता है कि आप अगर कांस्टेंट फोकस्ड है अपने लाइफ में किसी भी एक चीज को लेकर, तो यकीनन वो चीज कल एक बेहतर रिजल्ट देगी। आज मेरी जर्नी जहां से मैंने शुरुआत की आज भी बहुत कठिन है, क्योंकि मेरी जर्नी में मेरा संघर्ष, मेरा जुनून, मेरा पैशन, मेरा हार्डवर्क और माता पिता का आशीर्वाद था। इसलिए मैं एक ठीक ठाक सक्सेसफुल पोजीशन पे हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ।
अदरवाइज अगर वो हार्डवर्क नहीं होता है, वो पैशन नहीं होता है, तो हम किसी भी फील्ड में आधे अधूरे में जाते हैं और फिर हार मान जाते हैं। मेरा मानना है कि जीवन एक बार मिला है, सिर्फ एक। आगे का पता नहीं है, पीछे का पता नहीं है। आप पीछे क्या थे, आगे क्या होंगे, कुछ पता नहीं। तो ये जो राइट टाइम, अभी जो आपके पास समय है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर करने की। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, सीए बनना चाहें, आज के डेट में तो ये बड़ी कॉमन सी बातें हो गई हैं। इतने नए कोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास कि आप तलाशते तलाशते थक जाएंगे, पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं। ये बातें मैं खास तौर से मैं बड़े शहरों में थोड़ा कम फोकस करता हूँ। छोटे शहरों में अपने छत्तीसगढ़ के ऐसे अंचल में जरूर जाता हूँ बच्चों के साथ काम करने के लिए, या उनको इंटरेक्ट करने के लिए, या उनको मोटिवेटेड करने के लिए कि आप लो स्टेज कॉन्फिडेंस के मारे हो। मसलन आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं हो, कई बार परिवार का बैकअप नहीं हो, कई बार किसी ऐसे फील्ड का चुनाव आप करते हैं या करना चाहते हैं जहां पे आप चाहते हैं कि मैं ये जाके करूं, पर पेरेंटिंग सपोर्ट नहीं होता आपके पास, तो वो एक बहुत बड़ी वजह बनती है आपके सक्सेस नहीं होने में रुका। क्या करना चाहिए फिर ऐसी स्थिति? क्या करना चाहिए, कौन बताए? आप लोग बोलते हैं, बात बात करते हैं, और बताइए क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या लगता है, आप क्या करते हैं? खड़े होकर अपने बारे में बताइए। राकेश कुमार यादव है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। 12वीं में पढ़ते हैं। क्या सब्जेक्ट है? बायो। क्या करना चाहते हैं आप जिंदगी में? डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं। कितना सपोर्ट है परिवार का? बहुत। वेरी गुड, इनके लिए तालियां। आप जैसे कि बायो में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पूरा सपोर्ट है। अचानक उनकी गति बढ़ते हुए बोले वो फिल्म अभिनेता भगवान तिवारी आए थे, पापा मैं अब जाना चाहता हूँ मुंबई, अब मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो इनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देंगे इनके पेरेंट्स, बोलेंगे ये क्या तरीका हो कि तुम अभी डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या एक्टर बनना चाहते हो? ये कई बार जिंदगी में ऐसी स्थितियां आती हैं कि करियर का चुनाव धीरे धीरे आपका डाइवर्ट भी होता है, डाइवर्ट भी करता है। हो सकता है आप कॉलेज जाएं, कॉलेज में जाने के बाद कुछ ऐसा माहौल आपको मिले कि लगे कि अरे वाह ये फील्ड बहुत आकर्षक है, शायद मुझे इस फील्ड में काम करना चाहिए। होता है ऐसा। रुचियां, इच्छाएं धीरे धीरे आपकी बदलती हैं समय के हिसाब से। पर मेरा ये मानना है कि आपको सारा टारगेट जो है, एक रिटन टारगेट अपने दिमाग में जरूर बनाना चाहिए कि मुझे वाकई जिंदगी में करना क्या है। अदरवाइज होता क्या है, आपके साल 2 साल 3 साल से कंफ्यूजन में निकल जाते हैं। ये तय नहीं कर पाते कि मैं ये लूं कि ये लूं कि ये करूं कि ये करूं। जिसका टारगेट शुरू से फिक्स है, वो देर से ही सही, पर ये तय है कि वो सफलता को हासिल जरूर करें। इसलिए इस उम्र में मेरा जो अपना एक निजी रुचि या उद्देश्य होता है कि बच्चों के बीच जाके मैं ये लिख पाऊँ, ये बता पाऊँ, ये कह पाऊँ कि आपके लिए सबसे बेहतर टाइम, आपकी जिंदगी का चुनाव करने का जो सबसे अच्छा समय है वो यही समय है। क्योंकि इसी उम्र में आप ये तय करते हैं कि मुझे अपने आप को 10 साल के बाद कहाँ देखना है, 15 साल के बाद कहाँ देखना है। उसका बुनियाद, उसका फाउंडेशन इसी उम्र में पढ़ना चालू होता है। चूंकि मैं एक्टर हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र कलात्मक है, मैं कला के क्षेत्र में लगातार पिछले 40-35 साल से तो लगातार निरंतर काम कर रहा हूँ। बहुत सारे अप एंड डाउन को देखा, बहुत सारे ऐसी चीजों को देखा जिससे इतने एक्सपीरियंस है मुझे। खासतौर से जो मैंने 12 साल थिएटर किया दिल्ली में, उस थिएटर ने मुझे इतना कुछ दिया। अब चलिए मैं आता हूँ मेन कोर सब्जेक्ट पे, जो जिसके लिए मैं आता हूँ बच्चों के बीच। थिएटर रंगमंच जानते हैं आप लोग क्या होता है? बताइए जो सुन। नहीं, मूवी देखना नहीं हो, वो थिएटर अलग। थिएटर होता है रंगमंच, असली रंगमंच, जो स्टेज पे एक्टरों को आपने लाइव परफॉर्म करते हुए देखा हो। 4 एक्टर है, 5 एक्टर है, 10 एक्टर है, 3-3 घंटे के प्ले करते हैं, नाटक करते हैं 3-3 घंटे। उसका शिक्षा से क्या लेना है, उसका स्टूडेंट से क्या लेना है, ये
चीज है जानने वाला, जानना चाहिए। चलिए अब मैं आपको मूल उस चीज पे लेके आता हूं जिसके लिए थिएटर और एजुकेशन, खासतौर से स्टूडेंट है, उसका रोल क्या होता है। थिएटर आपके वो सारे स्किल्स को डेवलप करता है जो आपको ईश्वर ने दे के तो भेजा है। जैसे सोना, डायमंड मिट्टी के अंदर, चट्टान के अंदर दबा हुआ है, उसकी वैल्यू उसी को पता नहीं है, पता है उसको नहीं पता। अगर उस सोने को ये वैल्यू हो जाए कि मैं सोना हूं, तो पहाड़ को तोड़ के निकल के किसी अपनी जगह पर खुद ही पहुंच जाए, बोले कि मैं बहुत वैल्यूबल हूं। और उसकी वैल्यू कौन करता है? पारखी, सुनार। और सुनार जब उसको तराश के हमारे तक लाता है, हम उसकी वैल्यू फिर करने और ज्यादा और लगते हैं। वैसे ही हमारे अंदर ईश्वर ने इनबिल्ट ऐसी चीजें डाल के भेजी हैं जिसका हमको बोध ही नहीं है, हमको ज्ञान ही नहीं है कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है, और उन क्या क्या किए हुए डायमंड्स का पॉलिश करके कैसे उसका इस्तेमाल करना है, ये पारखी आदमी ही बता। चलिए उसकी एक सबसे रिलेवेंट एग्जांपल दे। कितने घंटे की पढ़ाई होती है आपको? कितने कितने पीरियड होते हैं? 4, 6, 5 होता है। एक स्पोर्ट्स का होगा 6। कैमरा घुमा लीजिए, मैं थोड़ा अब और इंटैक्ट करूंगा। नहीं, क्या आप समझिए, 9 घंटे, 4 घंटे से लेकर 9 घंटे के बीच में आप जब कंटिन्यूस पढ़ाई करते हैं, आपका ब्रेन थक जाता है बहुत ज्यादा। कैसे इसको रिलैक्स करें? क्या तरीका हो सकता है? क्या तरीका हो सकता है? आपके पास एक ही तरीके हैं, मैं बता। आप या तो सोओगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, ब्रेन को और बॉडी को रेस्ट करोगे, थोड़े स्पोर्ट्स करोगे। जिसकी थोड़ी रुचि कलात्मक है वो म्यूजिक में या किसी आर्टिस्टिक ड्राइंग, पेंटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट लेके अपने आप को रिलैक्स करें। ठीक, ये आउटसाइडर इनसाइडर दोनों काम करता है। मतलब आपका इंटरेस्ट भी डेवलप रहता है, आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स भी होते हैं। क्या इससे आगे की कोई ऐसी चीज है जो आपको और स्किल बनाए? लगता है? बताओ। हाँ, इंटरेस्ट वो चीज है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो 9 घंटे की मेहनत आपको मेहनत नहीं करनी। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप 24 घंटे तक मेहनत कर सकते हैं, निरंतर, बिना थके। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट का संबंध किस चीज से? इंटरेस्ट का संबंध किस चीज से? आप आना में बताएंगे तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, बता। इंटरेस्ट का संबंध है आपके एग्जिस्टेंस से। एग्जिस्टेंस मतलब नहीं, एग्जिस्टेंस मतलब मैं हूं। मैं मतलब देहधारी मनुष्य, 2 हाथ 2 पैर, 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, और हमारे बॉडी के अंदर जितनी इंद्रियां हैं जो अपने आप काम करती हैं। जैसे आपको भूख लगती तो आपको बताना नहीं पड़ता कि सुनो 1:30 बजे भूख लग जा, सुनो ये बोल रहे हैं मुझे सुनना है, ये बोला नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली फुट सिंक चल रहा है। अब यही जो मैं वो चीज पे आ रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ में जो मेन जो थिएटर सिखाता है वो ये सिखाता है कि आपके अंदर ईश्वर ने जो भी क्षमताएं दी हैं, उन क्षमताओं पे कैसे काम करके उसको वर्किंग मोड में लाके उसकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएंगे। जैसे आप अपने पसंद के किसी भी काम को जब करते हैं तो आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करती है, आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करता है। वो सपोर्ट कैसे करता है कि आपको थकने नहीं देता और ब्रेन को मजा आता है, शरीर को मजा आता है। तो आपको थकान कब होती है? आपको ये नहीं लगता कि ये बड़ा बोरिंग काम है या इसमें मेरा टाइम जा रहा है तो मैं थक रहा हूं। पर जिसका इंटरेस्ट नहीं हो, अब जैसे इसी में बैठे हुए कुछ बच्चों को मेरी बात बहुत गहरे समझ में आ रही होगी और कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये कब खत्म हो, पर मैं जाने भी नहीं दूंगा। बहुत ठीक आदमी, कतई नहीं जाने दूंगा, दरवाजा बंद कर दूंगा, अपनी बात नहीं कहूंगा। क्यों? मेरा इसमें कुछ नहीं है भाई, फायदा आपका है। मैं भी आप ही की तरह ऐसे ही आपसे भी ये तो एक कुर्सी टेबल भी नहीं देखा था मैंने जब जहां से मेरी शुरुआत हुई। इतना बढ़िया सजा
जो शक्ति है उसको जानते हैं। अदरवाइज कोई कितना भी आपको समझा दे, बता दे, पढ़ा दे, लिखा दे, आप वो एक्सट्रीम पॉइंट को नहीं टच कर पाएंगे। एक्सट्रीम पॉइंट को टच करेंगे आप अपनी अंदर की क्षमताओं को जगा कर। थिएटर वो काम करता है कि आपके अंदर की पूरी शक्ति को जगाता है। जैसे जानना चाहेंगे क्या क्या? कंटिन्यूअस सुनना, कंटिन्यूअस देखना, कंटिन्यूअस किसी भी चीज पे फोकस करना, कंटिन्यूअस याद रखना। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? स्टूडेंट लाइफ में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी का कैसे यूज करें? कौन बताएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? कोई बताएगा? आज मौन व्रत है, क्या नाम है बेटा तेरा? सुचित्रा मिश्रा। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी बता क्या? वो तो पता ही चल रहा है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। एग्जांपल दे सकता हूँ। टीचर अगर पढ़ाते हैं क्लास में, उसको अगर उसी समझता है, हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है वो, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते और उसको रिवाइज नहीं करें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाएगा। एक्सीलेंट, ताली बजाइए इनके लिए। और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी जब टीचर पढ़ा रहे हैं और उसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं हम लोग, तो वो मतलब लंबे समय तक ये ध्यान तो दोनों समय में दे रहे हो, पर लॉन्ग टर्म मेमोरी का तरीका होता है। हर साल की दोबारा रिवाइज करें। यस, जैसे वेरी गुड, तालियां, वेरी गुड। सोनू भाई मेरे पास है। अब समझना ऐसा सवाल क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे आपका नाम क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैं भूल गया क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी मुझे इससे कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं थोड़ी देर लेक्चर दूंगा, मैं चला जाऊंगा, इससे मुझे क्या लेना देना। ठीक, अब देखिए लॉन्ग टर्म में कैसे बदलेगा। सुचित्रा मिश्रा, सुचित्रा मिश्रा, उसका नाम मुझे कैसे याद हो? कैसे याद हो? बात नहीं की, वो करेक्ट बात की। मेरी बात समझना, मैंने क्या बोला? जैसे ही मेरा ब्रेन अपने इंटरेस्ट की चीज को पकड़ेगा, मतलब उसने करेक्ट आंसर दिया, मेरा फोकस, मेरा ब्रेन, मेरी फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर गई और मुझे तुरंत याद हो। अब मैं जीवन में उसका नाम नहीं हो सकता। बात समझ गई? सटीक पॉइंट पे आपका अगर ब्रेन सही फ्रीक्वेंसी के साथ सही चीज को पकड़ लेगा तो आप कभी भी नहीं थकेंगे, न उस चीज को कभी भूल पाएंगे। जैसे कोई भी प्राध्यापक जब आपको क्लासरूम में पढ़ाते हैं, प्राध्यापक की कितनी क्षमता है, वो किस तरीके से कौन सा तरीका अपनाते हैं पढ़ाने के लिए, ये उनकी कुशलता होनी चाहिए। कई बार बहुत अच्छे अच्छे टीचर जानते सब एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसको डिफाइन नहीं कर पाते, एग्जाम्पल्स नहीं होते, लाइफ लर्निंग नहीं होती, शब्दों का बैंक नहीं होता उनके पास, वर्ड्स बैंक नहीं होते, नहीं समझा पाते, नहीं बता पाते। बच्चों समझ गए? बस क्लास खत्म, सबसे गुजरा। पर उसी क्लास को आप डिजाइन जब करते हैं अपने तरीके से, टारगेट ये बनाकर कि वो जो आखिरी बच्चा बैठा है ना, वहां तक भी मेरी बात जानी चाहिए और मेरी हर बताई हुई चीज को उसके ब्रेन में उतारना मेरा काम है। इसी के लिए मुझे ईश्वर ने चुना। किसने? भारत सरकार ने, भारत सरकार ने। आप समझना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। यहाँ पे ये बात बहुत बड़ी हो जाती है कि नौकरी मत करो, मत करो, बहुत आसान है। हर आदमी जीने के लिए ना कुछ न कुछ कर ही लेता है, पर भगवान ने अगर आपके हिस्से में कुछ जिम्मा दिया है ना, उस जिम्मेदारी का पालन अपने एग्जिस्टेंस से करो, मतलब होने से करो। मतलब ईश्वर ने आपको विशेष बनाया है इसी चीज के लिए कि आप धरती पर जाएं, अदरवाइज आपकी आवश्यकता नहीं। आप धरती पर जाएं, आप इस चीज में निपुण हो और अपनी निपुणता से हजारों स्टूडेंट्स का भला करें। ये क्या हो गया? ईश्वर का आपके ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
जिसमें आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। करेक्ट? आप जब तक अपने जीवन में किसी ऐसे सूक्ष्म उद्देश्य को बड़ा उद्देश्य नहीं बनाएंगे तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। तहसील के बाबू बन जाएंगे, अस्पताल में वार्ड बॉय बन जाएंगे, जो बनना है बन जाएंगे, जीवन चलेगा। बीवी बोलेगी सब्जी नहीं लाए, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, जिंदगी में ये हुए आप 25 साल के, वो हुए 35 साल के, वो 45, 50, 60, एक आध अटैक आया, खत्म। कौन जाना? पड़ोसी भी नहीं। कौन जाना? पड़ोसी भी नहीं। जिंदगी का अर्थ है बहुत गहरा अर्थ। इस जिंदगी को अगर जान गए तो वो सब कुछ मिलेगा जिसकी कल्पना आप करके चलते हो। और वो तब होगा जब आप किसी शुद्ध विचारों को छोड़कर किसी बड़े से विशाल विराट विचारों को अपने जिंदगी में उतारेंगे। मसलन आपकी जिंदगी आपकी नहीं है, आपकी जिंदगी पे सिर्फ आपका हक अपने ऊपर काम कर अपने को परिष्कृत करके आपको गुणवान बनाना है और उसका लाभ आपको सैकड़ों लाखों लोगों को देना है। तब आपकी जिंदगी में वो तमाम शक्तियां, तमाम पावर काम करना चालू करेगी। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी काम करेगी कि जिंदगी में आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, क्योंकि वो स्पिरिचुअल पावर। आप उठा के देखिए, किसी की भी बात उठाई, किसी का भी जीवन उठाइए, उसका जीवन वृत्तांत पढ़िए कि कितने संघर्ष के बाद अगर वो कहीं तक पहुंचा है, और जब तक उसने उस होने का लाभ लाखों हजारों लोगों तक नहीं पहुंचाया है, वो कभी महान नहीं हो पाया, उसके नाम को कोई याद नहीं रखता। आपके घर कॉर्नर पे एक बनिए की दुकान है, जानते हैं ना उसका? हैं? शाहरुख खान को जानते हैं? सचिन तेंदुलकर को जानते हैं? हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी को जानते हैं? क्यों? एक पैशन, एक कुछ करना है, कुछ जुनून, वो चाहे किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में। कोई अगर आप एक टारगेट बना के अपने आप को पैशनेट करके रखते हैं और अपनी ऊर्जा को लगातार विकसित करने में विश्वास करते हैं, तो एक स्पिरिचुअल पावर आपके साथ 24 आवर्स काम करती है, जो आपको धीरे धीरे उस लेवल पर लेकर जाती है जहां पे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और चीजें अपने आप होती हैं। ये सन्नाटा सुनाई दे रहा है? ये सन्नाटा ये बताता है कि आप सुन रहे हैं, आप गंभीर हैं, आपके अंदर वो विचार उतर रहे हैं जिसकी तलाश आपको थी, जो कहीं ना कहीं आपका परिचय आपसे हो रहा है कि मुझमें वो तमाम क्षमताएं हैं जो औरों में हैं, जिन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया है। तो आप मेरी बारी, ठीक है? चलिए, कौन अपने बारे में सब कुछ बताएगा? कोई भी एक हाथ उठाइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कितना जानते हैं अपने बारे में। कौन बताए? देखो, छोड़ूंगा तो किसी को नहीं, जाने भी नहीं होगा, इसलिए चुपचाप हाथ उठाओ तो अच्छा है। ये मत सोचना है कि कोई बचेगा, फिर रैंडम उठाऊंगा। मैं ऐसे ही बच्चों को पकड़ता हूं। इनके लिए जोरदार तालियां। कौन है भाई साहब? हेलो, जाना नहीं है? हाँ, जाना नहीं है, घर तक आऊंगा। बहुत दूर से आया हूं, मुंबई से। चालू करो यार बेटा अपना परिचय। एक मिनट, साइलेंस प्लीज, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। बज रहा जोर से बज रहा है, आपको लग रहा है नहीं बज रहा? हेलो हेलो, मेरा नाम शीतल सिंह बेस्ट है। मैं जशपुर नगर की रहने वाली हूँ और मैं पीएम श्री केंद्र विद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ।
पूरी कहानी खत्म। मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मैं बारे में पढ़ते हैं। आगे कुछ कहानी है आपकी लाइफ में, स्टोरी है कुछ करें हो नहीं सकते। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। आगे कुछ नहीं हो रहा, मान नहीं सकता। क्या सब्जेक्ट है? कॉमर्स। 11वीं में क्या रैंक रहा, क्या पोजीशन? शर्मा नहीं बता तो कितना परसेंट आया, क्या मार्क्स? 60। चलो बहुत अच्छा। क्या लग रहा है, कैसे होगा जीवन में, कैसे चलेगा सब कुछ? चल जाएगा कैसे बताओ? हाँ कैसे होगी मेहनत? साइलेंस। कैसे होगी मेहनत? राइट। क्या करते हैं पापा? क्या बिजनेस है? मम्मी हाउसवाइफ है। कितने भाई बहन हो? घर सब ठीक ठाक? चलो बाद में मिलो, ठीक है? इतना काफी है मेरे लिए जाना। मैंने थोड़ी देर पहले जब शुरुआत की थी अपनी बात की, तो मैंने कहा था कि जीवन में बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारे अप एंड डाउन्स, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पे आपको लगेगा कि आप कुछ करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा। एग्जाम्पल मेरा, अभी मैं सबके सामने नहीं जाऊंगा, अच्छी से मैं बाद में मिलूंगा। मैं ऐसे ही होता हूं, मैं सिर्फ इतना ही करता हूं कि आपका परिचय आपसे करा देता हूं कि आप हैं कौन, आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं। ये परिस्थितियां आती ही इसीलिए हैं कि वो आपको किक मार सके, वो आपको जगा सके, वो आपको उठा सके, वो आपकी अंदरूनी उन क्षमताओं को बाहर लेकर आए, छोड़ के, हिला के। ये आसानी से धरती पे कुछ नहीं मिलता, ना कुछ हो पाता, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और कोई आना चाहेगा यहाँ पे या मैं बुलाऊं? कोई भी? देखो ये वो स्टेज है जहां पे ना कोई बड़ा है ना छोटा है। मैं आप बन के आया हूं, क्योंकि मैं इससे भी नीचे स्तर पे था। मुझे याद है क्लास 5 में कुछ बाहर से इंस्पेक्शन करने के लिए टीचर्स आए थे, और ऐसे ही मैं शासकीय उच्चतर आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूल में पढ़ता था। 8वीं तक एबीसीडी याद करता रहा। पढ़ने में महारथम सबसे आखिरी के आखिरी होता था। वहाँ पे एक लोहे की खिड़की थी, उस खिड़की में ऐसे वाले रॉड थे, उसके 2 रॉड को मैं निकाल कर ऑलरेडी पहले उसको सेट करके रखा था कि जैसे टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए मुड़ेंगे मैं भाग जाऊंगा निकल के। वो लास्ट 2015 तक कोई स्कूल था। अगर मैं वहां से एक डबल बच्चा निकल के जीवन में कुछ कर सकता हूँ, तो आप तो यार केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, स्कूल ऐसे आपके पास सब ठीक था। मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो 8वीं तक मेरे पास चप्पल जूते नहीं, बस सच है। और ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है, और ना मुझे कुछ शर्म है ना चलेगा, क्योंकि मुझे जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज थी, पता है क्या? मुझे जिंदगी में जो सबसे खूबसूरत चीज थी वो ये संघर्ष। वो संघर्ष मुझे मोटिवेट करता है किसी भी चीज को करने, सहने। क्या लग रहा है? क्योंकि मानो मैं परसों तक निरंतर ऐसे बोल सकता हूँ, परसों बिना खाए पीना पानी पी लूंगा बस, लेकिन मैं निरंतर बोल सकता हूँ। कैसे? वो क्षमता कहाँ से आती है, कैसे आ रही है? कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कहीं से भी कहीं चालू हो सकता है, वो आप पे भी हो सकता है। आपका एक्सेप्टेंस बढ़ना चाहिए, दैट्स इट। आपका लर्निंग बढ़ना चाहिए, दैट्स इट। आप अपने ऊपर काम करना शुरू करो, पूरे ब्रह्मांड में जितने नॉलेज है वो सब इनबिल्ट आपके अंदर पहुंचेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पे जिन के पास जो जो मोबाइल है उन सब की कंपनियों का नाम अलग अलग है। किसी के पास एयरटेल होगा, किसी के पास जियो होगा, किसी के पास फलाना ठिकाना।
दिख कुछ नहीं रहा, फ्रीक्वेंसी सब सारे मोबाइल पे है, सबका नेटवर्क कॉल लगता है तो आई जाता है कॉल। वैसे ही ब्रह्मांड में छुपे हुए जितने भी ज्ञान हैं, जब उस परम तत्व से कनेक्ट होते हैं तो सीधे आपके अंदर ज्ञान उतरता है। ये जितना आसान लग रहा है वो उतना ही आसान भी है, पर कठिन शुरू में पर होता जरूर। यही चीजें किसी बच्चे में ढूंढते ढूंढते मिल जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर सही करेक्ट करके, बस उसको ना आईएएस समझने से कोई रोक पाएगा, ना आईपीएस समझने से रोक पाएगा, ना क्रिकेटर, ना जो कुछ अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है। ऐसे में कभी चश्मे से पड़े हो? हाँ मैं ऐसे नहीं, मैं क्यों भाई, तुम क्यों नहीं? हाँ बताओ। अरे चालू है। और जानवी जोर से बोलो। जानवी गुप्ता। क्या करती हो, क्या पढ़ती हो? कॉमर्स। ओके। क्या पसंद है जीवन में, कुछ करना तो क्या चाहती हो, क्या बनना चाहती हो? सही सही बताना। या पति को आगे जाके सिर्फ टॉर्चर करना? सब करना है, पर करना क्या है? मैं कैसे बोला, बड़ी ईमानदारी से बोला, पता नहीं। करेक्ट है, फोकस है, इसको पता ही नहीं। क्या लगा, कैसे पता चलेगा? आगे जाके कब? 12th में तो हो, 12th के बाद तो क्या कहीं पूछूंगा कि आगे जाके कॉमर्स की पढ़ाई करनी है या कुछ और करना है? Anyway, हाँ, अब मैं रैंडम हूँ, बड़ा वही पढ़ूँ, बहुत परिचय होते हैं। मेरा नाम तरन्नुम है। मैं विद्यालय राजशाही से जसपुर में पढ़ता हूँ। जसपुर जिला से। वो बता चुके हैं। आराम से चलो आगे। हंसो मत सबकी बारी आएगी। चलो अब अपना परिचय आराम से। मेरा नाम तरुण यादव है। कॉन्फिडेंस लेवल देखो बोलो। मैं विद्यालय प्रयास आवासीय विद्यालय जसपुर में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। अब जो सीखने वाली बात है वो हम सबके लिए ये है, ये सबकी जिंदगी में है। वहां से यहाँ तक की दूरी, मसलन आप जब वहां बैठे होते हैं तो आप अलग सोच में होते हैं, आपका आत्मविश्वास का स्तर अलग किस्म से काम कर रहा होता है, पर जब वहां से उठकर आप यहाँ आते हैं तो आत्मविश्वास में पूरे बदलाव आया, साइकोलॉजिकल बदलाव। क्या हालत सूखने लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है, पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, कौन है ये लोग, क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं सोचे। एक्चुअली हम डरते इसीलिए हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं मैं क्या बोलूं और ये क्या सुन ले और क्या परसेप्शन बना ले मेरे बारे में। बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि इस उम्र में अगर आपने इन चीजों को पकड़ लिया और अपने आत्मविश्वास को पकड़ लिया तो यकीन मानो दुनिया के किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप उसी आत्मविश्वास के साथ कर पाओ जो बेहद जरूरी है आपके लिए। हम जहां से खासतौर से मैं अपनी बात करूं, हम छत्तीसगढ़ के लोगों ने लो स्टेज मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल सीम होता है, हमको धीरे धीरे जगाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, आते आते आता है। मैं कई ऐसे कॉलेजेस विद्यालयों में ऐसे बड़े अधिकारियों से इंटरेक्ट करता हूँ, उनकी बातचीत से मुझे पता चलता है कि इनके अंदर पद तो है पर पद का दम नहीं, दम में अहंकार है, आत्मविश्वास नहीं। दो अलग अलग चीजें। ठीक, आपको अचानक उठा के किसी ऐसे पोस्ट पे बैठा दिया जाए जो आपको लगे कि मैं इसको अहंकार से डील करूंगा, तो अहंकार से ही अच्छे लोग डील करते हैं। आत्मविश्वास से डील करता है जो करता नहीं किसी भी चीज ना अच्छे से ना बुरे से, किसी भी चीज से वो न्याय करता है। न्याय करता वही हो सकता है जिसका आत्मविश्वास बहुत सॉलिड, जो न्यायप्रिय हो, जो जीवन को जानता हो, जो दुख दर्द को जानता हो,
जो मनुष्य को जानता हो, मनुष्य की यात्रा को जानता है, मनुष्य की आखिरी व्यवस्था को भी जानता है कि अंततः चाहे मनुष्य कुछ भी कर ले, है वो जीरो। अगर वो नहीं बनता कभी, तो मैं मानता कि वो बहुत शक्तिशाली है। उस सारे बदलाव उसके अंदर आते हैं जो नेचर ने बना रखा है सिस्टम में। मसलन आप पैदा हुए, आप चलना सीखे, बड़े हुए, बड़े हुए, बड़े हुए, बूढ़े हुए, बूढ़े हुए, बूढ़े हुए, मर गए, कहानी खत्म। तो टोटल आपके पास टाइम कितना है? थैंक यू। कभी भी आपको मौका मिलता है, कभी भी अगर आपको मौका मिलता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात करने का या अपनी बात को अभिव्यक्त करने का, आप इस अवसर को कभी ना जाने, कभी भी ना जाने दें। इससे क्या होता है कि आप बेशक टूटी फूटी भाषा में ही आकर लोगों से अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं, अपने हॉबीज के बारे में बताएं, पर इसका दूरगामी रिजल्ट ये होगा कि जब यहाँ से आप जाएंगे तो आप एक ऐसा आत्मविश्वास अपने साथ लेके जाएंगे जो आपने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। वो आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। आओ 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 बेटा आओ। नहीं, दाएं बाएं देखने से काम नहीं चलेगा, आना तो पड़ेगा आपको। हेलो, नाम बताओ अपना इधर। आओ नहीं नहीं नहीं, अच्छा बताओ मेरी लोग सुनता है पे नीचे पे लोग सुनते हैं, कोई बीमार नहीं है। खड़ा हां बेटा हेलो आई खड़ा चलो ना पैसे लगा है। मेरा नाम निधि होते है, मैं 6वीं में पढ़ती हूँ। कौन से स्कूल? महारानी लक्ष्मी में। तो वहां से आने को कितनी क्या थी? टोल टैक्स लगा था उसमें? नहीं ना, ये एजुकेशन बस। ये जो समझ में आएगा, किसी को रोकना है, किसी को तोड़ना है, किसी को ब्रेक करना, अदरवाइज जिंदगी भर आप सिर्फ सोचते रह जाओगे। और अभी भी ये अवसर है, मैं फिल्म एक्टर हूं, मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, पर मैं अपने किसी भी एक फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं आत्मनिर्भरता, आत्म प्रशंसा की बात करता ही नहीं। मुझे पता है कि मेरी जर्नी कहां से चालू हुई, कौन सी चीज मुझे वहां तक लेके गई है। मैं वो देने आया हूं, मैं अपनी पढ़ाई करने या अपनी पढ़ाई सुनने नहीं आया। समझ में आएगा? आपको लेना पड़ेगा, मैं देखे ही जाऊंगा। वहां से यहां तक आने में क्या तकलीफ है बता? इतना अच्छा तो मुस्कुराती है, एजुकेशन हो गई थी, झिझक हो गई थी। क्या झिझक, क्या होता है झिझक, क्या होता है इसका? क्या होता है झिझक? कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे पड़ोस में मेरे बैठे सही क्या सोचेंगे, क्या बोलूंगी वहां जाके, पता नहीं क्या पूछूंगी, ये सब दिमाग में आता है। क्या होता है जब इसने बता दिया, इसने नहीं बताया, मैंने इसको बता दिया, इससे कुछ फर्क पड़ा क्या? इसके अकाउंट से कुछ पैसा कटा क्या? इसकी एक कौन सी क्लास में 8th में है, इसका एडमिशन 26 में हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्या है समझना तो इतना ही होगा, इतना ही तो समझना होगा। और जो बच्चा इस चीज को समझ गया और पकड़ लिया, बस समझो उसका काम हो जाए। वो जो बच्चे जा रहे हैं ना, वो गए, अब वो गए तो लिख के ले लो, मेरे नाम लिख के ले लो, वो गए। और जाने वाले को रोक नहीं सकता। चल थैंक यू। अरे ये बच्चे अभी है क्या? बात तो है, तो बर्दाश्त नहीं हुआ, बाहर जाके सोचे ये तो कोई है। कोई एक ऐसा बच्चा या बच्ची जो सच में इतनी देर के इस इंटरेक्शन में, आधे पौने घंटे में, जरा सी भी मेरी बात अंदर तक गई हो, कुछ कनेक्ट हुआ हो इंसान होने के नाते, और जरा सा लगा कि ये बात की क्लास कोई कुछ अलग, कुछ तो बात मेरे ही इर्द की जा रही है जो मेरी समझ में अब आ रहा है, तो वो आ सकता है, वो आ सकता है। चलो मैं बैठूंगा, मैं देखता हूं कि क्या होगा।
फिर मैं तो मुंबई से यहाँ इसीलिए आया हूँ। बहुत बढ़िया, तालियां। कुछ बताओ अपने बारे में जो तुमको लगता है कि बताना है, कुछ भी जो मन में आए। मैं जब पहले दूसरी कक्षा में था तो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत उद्धट बालक हूँ। टीचर मुझे मारते रहते थे, कुछ भी काम मैं अच्छे से नहीं करता था। होमवर्क लिखता था तो मैं कुछ भी नहीं करता था, ऐसे ही जाता था। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरे को बस खेलना है, फोन देखना है और कुछ नहीं करना है। इसी हिसाब से मैं पाँचवीं कक्षा तक गया। फिर लॉकडाउन आ गया, कोरोना। गेम बहुत खेला मैंने, फ्री फायर। 5वीं 6वीं 7वीं पूरा गेम खेलते खेलते लास्ट हो गया। फिर 8वीं कक्षा में नवोदय का फॉर्म भरा मैंने और वो मेरा असफल हो गया। पिताजी ने मुझे बहुत मारा। सब लोग मुझे बोले तुम क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर प्रयास का फॉर्म भरा और मेरा प्रयास में हो गया। तो माता पिता ने मुझे लाके छोड़ दिया प्रयास में। उसके बाद ना कॉल ना फोन, कैसे हो कुछ नहीं पूछते हैं। तो मैंने उसी समय से ठान लिया कि मुझे वापस नहीं जाना है, जो भी करना है यहाँ से ही करना है। फिर मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे आने लगा और उसी प्रकार से मेरे शिक्षकों ने मेरे से बहुत प्यार करते थे और मुझे हर चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। माता पिता नहीं है लेकिन मेरे हॉस्टल वार्डन सर अपने बच्चे की तरह मानते हैं। हर कमी को वो पूरा करते हैं। मैं माता पिता को फोन भी नहीं कर पाता हूँ कभी कभी। मैं यहाँ आने के बाद मुझे मालूम हो गया है कि मैं अच्छे जगह पे पहुँच जाऊँगा और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाऊँगा। देखो इतना ही खेल है संसार में। आपका जो अपनी दुनिया आपने बनाई है या बन रही है जो आपकी दुनिया, उसमें इतना ही खेल है कि क्या आपने आत्मविधि को भी कहने का साहस है? क्या आप अपने उन चीजों को स्वीकार कर पाते हैं जो घटित हो रहा है आपके जीवन में? क्योंकि वही आपके हिस्से में। आपके हिस्से में अंबानी के घर पैदा होना होता तो आप यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे होते, आप जिस स्कूल में नहीं रह रहे होते, आप किसी शासकीय स्कूल में नहीं पढ़ रहे होते। एक्सेप्टेंस, जो जीवन ने जिस रूप में आपको जैसा जैसा दिया है उसको आप उसी तरीके सतत स्वीकार करके निरंतर कठिन परिश्रम से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास। और कौन आएगा? किसी के पास अपनी स्टोरी है, जिसके पास तो अपनी बड़ी सुंदर सी स्टोरी है और कोई जिसके पास अपनी स्टोरी है तो सबके पास कमोबेश, पर अभी भी हम हिस्ट्री हो रहे हैं, अभी भी हम सोच रहे हैं कि जाए नहीं। ये वो प्लेटफॉर्म है कि मैं जाऊंगा ना, उसके बाद घर पे जाऊँ ना थोड़ा अफसोस, अरे यार मुंबई से आके मैं 4 कदम की कुर्सी तय करके वहां से स्पीच पे यहाँ पर नहीं आ पाया। ये जीवन भर आपको ये चीज तकलीफ देगी, याद रखना, जीवन भर तकलीफ देगी। मैं 4 कदम चल के नहीं जा पाया, अपनी बात को, अपनी कहानी को नहीं कह पाया। आर्टिस्टिक रुचि है किसी की आर्ट में, वेरी गुड, आओ आओ। बताओ अपने बारे में। सर मेरा नाम सुधीर गुप्ता है, मैं PMC केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ता हूँ और मुझे
अभी मैं ऑयल पेंटिंग ट्राई करता ट्राई कर हूँ। यस सर। क्या लगता है आपको उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है? यस सर, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। बचपन से इंटरेस्ट है, उसको अभी तक मैं कैरी ऑन किया हूँ। पढ़ाई के साथ साथ उसको भी मैनेज कर रहा हूँ। बहुत अगर अगर आपके अंदर कोई हुनर है, अगर आप उस हुनर को पहचान लेते हैं, आप अपनी स्टडी करते हुए उस हुनर को प्रतिदिन आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जितना भी समय ईमानदारी से मिलता है, अगर आप उस आर्ट को समय देते हैं, एक दिन के बाद, एक समय के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि उस आर्ट से आपकी पहचान हो। मैं क्या हूं? हाड़मास का लोथड़ा हूं, और इस हाड़मास में कुछ ऐसी चीजों को मैंने अपने जीवन में रब किया जो मेरी पहचान बनी, मेरा पैशन बना, मेरी आइडेंटिटी बनी। ऐसे ही आपके अंदर भी भगवान ने अलग अलग किस्म के गुण दिए हैं। हम कई बार देख नहीं पाते, या हमारे पेरेंट्स नहीं देख पाते, हमारे टीचर्स नहीं देख पाते, या हम स्वयं ध्यान नहीं देते। छोड़ो, नहीं, आपको ध्यान देना चाहिए। जिंदगी जितनी छोटी लग रही है उतनी छोटी है नहीं। ये जिंदगी अभी जितनी है उसके बाद उतनी ही और उम्र जिएंगे, तो आपको बहुत सारी बातों का अफसोस रह जाएगा कि समय रहते में अगर ये कर लिया होता तो मेरी आइडेंटिटी ना बन सकती थी, या मेरे पास ये कर लिया तो अपॉर्चुनिटी एक और होता मेरे पास। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये जो बिना कहे भी सुनाई दे रहा था सब कुछ, ये जो सन्नाटा था, एक मौन था, उसमें बिना कहे कितना कुछ सुनाई दे रहा था। बैठे थे हम इतने लोग, पर कोई ध्वनि नहीं, परम शांति थी। ये कहां से आता है? ये कैसे क्रिएट होता है? कैसे क्रिएट होता है? सबका हार्ट बीट एक साथ नहीं चलता, सबका आगे पीछे सबकी टाइमिंग अलग अलग, चलेगा उतने बार, रखेगा उतने बार, और सबकी टाइमिंग अलग अलग। पता है ये कैसे होता है? जानना चाहेंगे आपको? आप बोलने में भी तकलीफ है? नहीं, ऐसे तो मैं बताऊंगा नहीं। जानना है नहीं जानना? जानना है। वेरी गुड। जहां पे शब्द आके खत्म हो जाते हैं, जहां पे हम चाय करते रहते हैं, जहां पे जैसे ही वो शब्द खत्म होते हैं, एक हमारे अंदर मौन उतरता है। और वो मौन कैसे उतरता है? वो मौन उतरता है सुनने से। अभी लगातार निरंतर आप लगातार बहुत अंदर तक मुझे सुन रहे हैं, अंदर तक। वो जैसे जैसे आप सुन रहे हैं वो मौन गहरा होते जा रहा है, बिल्कुल उस रात की तरह जो रात को 2 बजे समाप्त होता है। ये मेरे अंदर नहीं, वो मौन आपके अंदर है। यही तो जानना है। मौन हो जाए, शांत हो जाए, कुछ चाहिए तो म्यूजिक लगा लो और चुपचाप पड़े रहो। आपको 15 से 20 मिनट के बाद एक ऐसी ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा आपके मस्तिष्क से आएगी जो आपको 6 घंटे बाद काम करने के लिए ऊर्जान्वित करेगी। ये कर देगा। हम क्या करते हैं? जो भी काम हम करते हैं, मान लो हम स्टडी कर रहे हैं, 4 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे पढ़ने के बाद हम चले गए घर, और फिर उसी मोड में हम अपने ब्रेन को रिवाइज नहीं करते, ब्रेन को रिचार्ज नहीं करते। मोबाइल की बैटरी डाउन होती है तो चार्ज में लगाना पड़ता है। वैसे हमारा ब्रेन जब इलेक्ट्रिसिटी को लगातार यूज करते हुए डिस्चार्ज करता है, बॉडी हमारी थक जाती है। इसको चुपचाप मौन से 15 से 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर वापस रिचार्ज कर सकते हैं। करके देखो, ये स्टूडेंट लाइफ है। 8 घंटे अगर पढ़ते हो तो यकीन मानो, क्लासरूम में अगर 45 मिनट की क्लास
और ये 5 मिनट कंटिन्यूअस आप सुनने की कोशिश करो। 40 मिनट के बाद ये दिमाग जवाब दे देता है, उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लगातार ब्रेन फोकस है कि मुझे सुनना। अब उसके बाद क्या जरूरत पड़ती है कि वापस उसको रिचार्ज करें? तुरंत अपने आप को रिलैक्स करो, तुरंत पीरियड चेंज हुआ, रिलैक्स, बॉडी माइंड सब रिलैक्स, थोड़ी देर आराम करो, आधी और जाती हुई सांस पे फोकस करो, जरा सा देखो। विदिन 5 मिनट पूरा पूरी पर्सनालिटी बदल जाएगी। 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट। हम लोग का शूटिंग का पता है कितना होता है? मिनिमम 12 घंटे। हम शूटिंग पे जब जाते हैं तो मिनिमम 12 घंटे, मिनिमम 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे तक हम लगातार शूट करते हैं। उसमें हमारे पास यही तरीका रह जाता है कि हम कैसे अपने आप को रिचार्ज करें, और वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई बार हम 8, 10, 15 दिन कंटिन्यू शूट करते हैं, 40 दिन तक शूट करते हैं लगातार। तो वही एक तरीका होता है, टूल होता है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने अडॉप्ट किया, वो मैंने सीखा, वो मैंने जाना, उसका रिजल्ट देखा। ब्रेन, उसकी फंक्शनिंग, मेमोरीज की फंक्शनिंग, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन, ये तमाम महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इसकी अपनी एक पूरी दुनिया है, इसकी अपनी पूरी एक टेक्नोलॉजी है जो ब्रेन हमारे साथ और की आगे काम करते रहता है। उसी टूल्स को अगर हम जान जाते हैं, उसके फंक्शनिंग के तरीके को जान जाते हैं, तो जस्ट ये वैसे होता है कि अगर निरंतर 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है और आप कहीं पे 15 से 20 मिनट के लिए पेड़ की छाया के नीचे अपनी कार को लगा देते हैं, इंजन वापस स्पीड से धीरे और फिर वापस आगे ये फंक्शनिंग को होता है। ये फंक्शनिंग ही जान जाए आपने, तो जो बोलते हो ना कि आप 6 घंटे पढ़ने के बाद थक जाते हो, 8 घंटे पढ़ने के बाद थक जाते हो, आपको मूड कंटिन्यूस 1-2 घंटे में 5-5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट के ब्रेक से आप वापस उसको रिचार्ज करते रहोगे और 24 घंटे में नहीं, क्योंकि ये शब्द नहीं है, इसको प्रयोग करके आप देख सकते हो, करके देखिए। आनंद पानी है क्या? ये तो हो गई आपकी स्टूडेंट लाइफ की बातें, ये ज्ञान की बातें, ये जीवन पर्यंत आपके काम आएंगी। अगर आप इसको समझ के इस कोर्स को जीवन पर्यंत किसी भी फील्ड में जाओ काम आएंगे। इसमें से कभी आपने अपने स्कूल में एक्टिंग की है? कोई ऐसा है जो आ जाओ वेरी गुड। My name is Saurabh Pratap Singh. I study in class 9 and I study in Sri Mahavir Digambar Jain Uच्च Madhyamik Vidyalaya Jashpur Nagar. और I want to become an actor. And last year I have done theatre choreography. And जैसे सर ने भी बताया कि हम लोग किसी चीज़ में उलझन में फंसे रहते हैं, वैसे मैं भी कुछ कंफ्यूजन में फंसा हूँ कि मेरे को कौन सा फील्ड चूज करना है, बट मैं एक परमानेंट ऐसा स्कोप बनाया कि मेरे को एक एक्टर बनना है। वेरी गुड, ये कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो एक छोटी सी जगह से निकल के अपने लिए एक संभावना तलाशना, अपने लिए किसी उम्र में कहीं ये तय करना कि मुझे आगे जाके एक्टर बनना है। क्या होता है ये एक्टर? वैसे कोई परिभाषित कर पाएगा कि एक्टर क्या होता है? तो बताओ। एक्टर तो वो होता है जो किसी पर्सनालिटी को अपने उस पर्सनालिटी को जीना हो। नहीं, वो तो उसका, जैसे अगर कोई पूछे कि डॉक्टर क्या होता है, क्या परिभाषित करोगे डॉक्टर?
अगर मैं कहूँ कि डॉक्टर को परिभाषित करूँ तो क्या बताओगे कि डॉक्टर क्या होता है? सिर्फ ये ना कि मेडिकल की पढ़ाई की उसने, किसी एक विषय पे स्पेशलाइजेशन करके वो उस चीज के चिकित्सक बन गए, यही ठीक। चलो, ये एक बेसिक चीज उसका उसके व्यक्तित्व का। पर अगर चाहे एक्टर हो, डॉक्टर हो, किसी भी फील्ड का कोई भी एक्सपर्ट, मैंने शुरू में बात कही थी कि जब तक तुम अपने ज्ञान को किसी ऐसी चीज से जोड़ोगे नहीं, तब तक उसका परम विस्तार नहीं बनेगा। जैसे अगर डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ जो आज हो रहा है, हॉस्पिटल में कैसे पेशेंट आए, कैसे हम उसको लूटे और कैसे हम अपनी सिर्फ अपने जो चिकित्सा की पद्धति है, चिकित्सा की पद्धति से सिर्फ धन कमाने का एक माध्यम चुनेंगे, वो बहुत निहायत ही एक छोटे किस्म का पेशा होता है। पर डॉक्टर का एक बहुत बड़ी परिभाषा है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि जब डॉक्टर के अंदर सेवा का भाव करता है, जब वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की तकलीफ से जुड़ता है, उसके अंदर की वो तमाम भावनाएं उस लेवल पे काम करती हैं कि पता नहीं इसके पास पैसे हैं कि नहीं हैं, ये किस परिवार से आ रहा है, किस तरह की स्थिति से आ रहा है, ये पता नहीं हमारी फीस भी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं, मुझे ये भगवान ने स्किल, ये टेक्निक, ये पद्धति, ये शिक्षा, ये सब कुछ मुझे कौशल दिया है कि मैं अपनी इस कौशल से इसकी सेवा कर सकूं। तो जब तक किसी भी फील्ड में सेवा का भाव नहीं जुड़ेगा, आपके अपने टैलेंट का सेवा भाव जब तक नहीं जुड़ेगा, उसका बड़ा विस्तार नहीं होगा। ये सत्य है। आप शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी पेशे में सेवा को अगर आपने जोड़ दिया तो उसका विस्तार बहुत बड़ा होगा। फिर आप यकीन मानो कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके पास सेवा के इतने अपॉर्चुनिटीज और सेवा के बाद उसके जो फल है वो आपकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा आता है। उसमें सबसे बड़ा फल होता है आत्मसंतोष। मुझे जश्न आने की सबसे बड़ी खुशी थी वो यही थी कि मैंने आनंद से बोला था कि बच्चों से वही सूत्र से गुजरा हूँ, ऐसी छोटी जगह से निकला हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा जो अपना एक्टिंग का करियर है वो तो अपनी जगह है। जो कुछ देने आया हूँ वो यही देने आया हूँ कि इस जर्नी में एक्टर जिसको बनना है वो बनेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको, जो डॉक्टर बनना है बनेगा। पर थोड़ी स्पीड हो जाती है तब जब आपको एक सही मार्गदर्शन मिल जाता है, आपकी अपने शरीर की क्षमताओं को, दिमाग की क्षमताओं को बढ़ाने का। एक्टिंग करियर या एक्टर, आप सोच के बताओ किसी भी एक्टर के फैन क्यों हो जाता है? क्या वजह है? क्या लगता है? क्या कारण? शाहरुख खान को सब जानते हैं? क्या लगता है शाहरुख खान ऐसा क्या, क्यों हम उसको देखना चाहते हैं या क्यों हम उसके फैन हैं? कोई डिफाइन कर रहा है? हाँ, एक्टिंग स्किल। और ये एक्टिंग स्किल क्या है? अपने अंदर फेस कर सकते हैं। और थोड़ा डिफाइन करो। उनका ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन या फिर उनका कंसंट्रेशन अपने वर्क पे इतना ज़्यादा है वो। करेक्ट जा रहा है। और थोड़ा डिफाइन करो। चलो एक लाइन में एक बात आपको समझाता हूँ, चाहे वो क्रिकेटर हो, एक्टर हो या कोई भी किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट हो जिसके हम फैन हो जाते हैं, उसकी अपनी आंतरिक क्षमता, अपना इनर फोकस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो मैजिकल लगता है। जैसे शाहरुख हो, कोई भी एक्टर हो, या सचिन तेंदुलकर जब खेलते हैं या जब वो अपने टाइम में खेलते थे तो उनका फोकस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था कि वो मैजिकल लगता था। शाहरुख की एक एक चीज
या किसी भी बड़े एक्टर की जो भी आपको पसंद है आप उनको देख लेना कि उनके परफॉर्म करने के तरीके में जो एक फ्लो होता है, जिस किस्म की रवानगी होती है करते समय, वो रवानगी हमको बांधती है। और वो क्या होता है, वो हार्डवर्क से आता है, वो निरंतर अभ्यास से आता है, वो लगातार प्रयास करने से आता है, उस पर निरंतर काम करने से आता है, और धीरे 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 आपके बॉडी माइंड आपकी सोल तक चीज, किसी भी चीज का रियाज आप जब 100 बार करते हैं ना, वो धीरे धीरे आपके ब्रेन आपके अस्तित्व में समा जाती है, वो आपका इम्पैक्ट फिर उसका और लोगों से ज्यादा होता है। यही चीज हमको सीखनी है। अगर हम एक्टिंग करियर बनाना चाहते हैं, या कितने लोग हैं जिनकी एक्टिंग में रुचि है, एक्टिंग करना चाहते हैं, या कोई है उनमें किसी के कि आगे जाके मुझे एक्टर बनना है, या कभी मौका मिला तो कैमरे के सामने या स्टेज पे मैं नाटक करूं, बड़ा होगा। बच्चे लोग क्या रुचि है आपको, क्या क्या चाहिए? एक्टिंग में अभी तक कुछ किया स्टेज पे या स्कूल में जाके परफॉर्मेंस होता है, तो लगता है तुमको कि मुझे इसमें अपना करियर बनाना चाहिए या करना चाहिए मुझे? बहुत अच्छी बात है कि आप एक डिफरेंट एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे अभी बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं है यहाँ, पर आप एक ऐसे फील्ड का चुनाव करने के लिए तैयार हैं कि आप फील्ड को खुद सेलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे ये करियर आगे जाकर करियर बनाना है। क्या लगता है क्या करना चाहिए आपको आगे, और क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, चलिए एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपको बताता हूँ कि खासतौर से एक्टिंग के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स आपके कनेक्ट हो जाते हैं कि पहली चीज जो है वो ये बताता हूँ कि एक्टिंग करने के लिए आपको बहुत स्टूडियस होना है। एक्टिंग प्रोफेशन बहुत सीरियस प्रोफेशन है। बेशक उसमें कॉमेडी आप देखें या जो कुछ भी आप देखते हैं तो लगता है कि अनपढ़ गंवार लोग हैं या पढ़े लिखे नहीं। हम हर फील्ड के एक्सपर्ट से ज्यादा पढ़ते हैं। अभी 10 मिनट के अंदर मुझे बोलो कि सर आप ये उतार के डॉक्टर बन जाइए, तो सोचो मेरी तैयारी किस तरह की होगी कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। फिर आप मुझे बोलेंगे कि सर इसके बाद आपको जज बनना, फिर आपको इंस्पेक्टर बनना। किरदारों के अंदर की जो पूरी दुनिया होती है उस दुनिया को अडॉप्ट करना होता है साइकोलॉजिकली, जिसका अच्छे शरीर से शॉर्ट हाइटेड होने से कोई लेना नहीं। मेरा बैचमेट है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आज फिट कुछ इंच का आदमी, और उसके परफॉर्मेंस को आप लोगों ने देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो इतना पढ़ता है, वो इतना स्किल्ड है, इतना ट्रेन है। हम सब बहुत ट्रेनिंग लेते हैं। 12 साल थिएटर करे जाए तो लगातार लिटरेचर से जुड़े रहे, वर्ल्ड पेंटिंग से जुड़े रहे, वर्ल्ड सिनेमा से जुड़े रहे, साहित्य से जुड़े रहे, समाज में क्या घटित हो रहा है, क्या नया हो रहा है, सबकी डिटेल्स हमारे पास होता है। हम हमेशा वर्क काम कर रहे होते हैं। तो ये फील्ड हार्डवर्क फील्ड लगता बड़ा आसान है, पर आसान है नहीं एक्चुअली, पर इम्पॉसिबल भी नहीं। जब मैं वहां से निकल के वहां सकता हूं तो आपको डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे बैठे, और अब हमारे जमाने में ना फोन था, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना कोई ऐसा यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट हुआ करते थे इजीली हम कहीं भी अप्रोच कर रहे हैं। अब जगह जगह फिल्म स्कूल खुल रहे हैं, रंगमंच हो रहा है, शॉर्ट फिल्में बन रही हैं, जगह जगह से लोग हिंदी फिल्मों के ऑडिशन के लिए आते हैं, वहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आपको बस अपने ऊपर निरंतर काम करते हैं, उसके अलावा कुछ चाह ही नहीं। यहाँ पे डॉक्टर आनंद पांडे जी जो आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को बेहतर, शानदार और बेहतर आप लोग कर सकते हैं कि आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन इस तरीके से दें कि इस जिले के बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करें। ये इनका एफर्ट सिर्फ आपके लिए है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं कि यहाँ के जो बच्चे हैं जो हर बार
दिल्ली मुंबई नहीं जा सकते किसी भी कलात्मक क्षेत्र के प्रशिक्षण के लिए, वो प्रशिक्षण केंद्र यहाँ बन सके, ये कला केंद्र यहाँ बन सके, जिससे कि यहाँ के बच्चों को एक्सपोजर मिल पाए नेशनल इंटरनेशनल। और मुझे याद है जब 2002 या 2003 की बात होगी, कोविड के जस्ट बाद की बात है, मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई थी कि आपके यहाँ के जो पूर्व कलेक्टर थे डॉक्टर रवि मित्तल साहब, उन्होंने एक बेहतरीन शानदार यहाँ पे वर्कशॉप करवाया। FBI के बच्चे आए थे, NST के बच्चे आए थे प्रशिक्षण देने के लिए। मुझे इतनी खुशी हुई थी कि बताइए, अगर किसी व्यक्ति की ये नियत है कि मैं अपने जिले में कलात्मक क्षेत्र में नए बच्चों को, नई जनरेशन को कुछ सिखाना चाहता हूँ, एक्सपोजर देना चाहता हूँ, ताकि वो देश दुनिया में एक तरह की जो पढ़ाई से अलग एक दूसरी दुनिया की पढ़ाई भी करके अपना करियर और अपनी पहचान बना सके, उसके लिए उनकी सच कह रहा हूँ, उस नियत को मैं बार बार सलाह करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ कि ऐसे जशपुर जैसी जगह पर उन्होंने FBI के NST के एक्सपर्ट्स को बुलाया था यहाँ पे स्क्रीन राइटिंग और उसका एक वर्कशॉप किया। मैं आज तक उसे नहीं मिला, लेकिन उनके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा करता हूँ। ये नियत हर जगह होनी चाहिए, ये होनी ही चाहिए। मनुष्य सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मनुष्य सिर्फ काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मनुष्य की पूरी बौद्धिक जो विकास है वो कलात्मक चीजों से जुड़ के ज्यादा होती है। वनस्पत की सिर्फ वही खाते में जीवन निकल जाएगा। आपको पता ही नहीं है कि एक कलाकार उस परमात्मा के सबसे करीब होता है, सबसे अजीज होता है, उसके अंदर उस परमात्मा की एक झलक देखने को मिलेगी अगर वो शुद्ध कलाकार है। ये आपकी यात्रा को, जीवन यात्रा को निरंतर उस वहां तक ले जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है जहां पे आप आत्ममुक्त होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं। ये आपको चुनना है, आपको सोचना है। आपके अंदर अगर स्किल है तो आप बेशक अपने स्किल को डेवलप करिए। आपके लिए यहाँ प्लेटफॉर्म बन रहा है, छत्तीसगढ़ी क्लाउड एसोसिएशन जो भी कुछ आपके लिए कर रहा है उसमें पार्टिसिपेट करिए, एक्सप्लोर करिए। यही पूरा एक्सप्लोर करिए। करियर बनाए ना बनाए बात की बात है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप ये भी एक बार देखेंगे ना कि मुझमें क्षमता भी है कि नहीं है। अगर मुझे स्टेज पे लाके 10 लाइन्स के डायलॉग्स को दिया जा रहा है, क्या मुझे इतनी क्षमता है कि मैं धारा प्रवाह खड़े होकर लोगों के सामने ये बोल सकूं? तो कोई भी कलात्मक फील्ड या कलात्मक प्लेटफॉर्म आपको इतना आत्मविश्वास जरूर देता है कि आप स्वयं को कह पाए, आप अपनी आंतरिक क्षमताओं को जान पाए। और ये सिलसिला चलता है। मैं लगातार जब भी मेरे पास समय होगा मैं जशपुर आऊँगा, आप लोगों को कॉन्टैक्ट करूँगा। आगे मैं कुछ थिएटर के 2-4 दिन का ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाएंगे अपना, जिसमें बच्चे फिजिकली मेंटली इन्वॉल्व, जिसमें हर तरह के आर्ट फॉर्म को लेकर हम काम कर सकते। आप देखिए उसे कि आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। दो लोगों के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये दो लोग कलात्मक क्षेत्र में, खासतौर से एक्टिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या इनके अंदर है कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिले तो हम ये करके दिखाएं। ये वाकई बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि प्रतिभाएं कहीं से भी निकल के आज इंडिया के टॉप लेवल पर पहुंचे हुए लोग सिर्फ वही के नहीं है दिल्ली मुंबई के। आप 100 कलाकारों को ढूंढेंगे तो उसमें से आपको 90% लोग मिलेंगे छोटे छोटे जगहों से निकले हुए। कोई 20 साल पहले निकला, कोई 40 साल पहले निकला, कोई 30 साल निकला। आप भी उन्हीं में से एक हो सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कुछ एक ऐसी चीजें मैं आपको बता देता हूं जो आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में पैरेलल अपना करियर बनाने के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आपको सपोर्ट करने के लिए, जैसे जिला प्रशासन की आगामी योजनाओं में से कुछ प्लानिंग है यहाँ पे कल्चरल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां से हमारे जिले के आसपास के जितने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिले के लोग हैं, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म। तो संस्कृति विभाग हमारे रायपुर में
संस्थान है जो आर्ट एंड कल्चर को लेकर काम करती है, उसकी कहीं ना कहीं एक मंशा है कि जश्नों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए। उस दिशा में लगातार काम हो रहा है और मैं भगवान तिवारी दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, संस्कृति विभाग का आभार व्यक्त करता हूँ, उन तमाम आयोजकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, आप लोगों से इंटरेक्ट करने का अवसर दिया। इन्हीं में से कोई पता भी नहीं चलेगा, जैसे मुझे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, 2016 में मैं नारायणपुर बस्तर में एक ऐसे ही स्कूल के वर्कशॉप के लिए गया। अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का यहाँ पे एक थिएटर फेस्टिवल हुआ। उस थिएटर फेस्टिवल में 10 साल 12 साल पहले जब मैं वहाँ गया था, वहाँ से एक बच्ची आई अचानक से और पैर छुआ, मैं पैर नहीं छूने देता हूँ, तो पैर छूने उसने बोला सर मुझे पहचाना आपने? तो उसने अपना परिचय दिया कि आज से 10-11 साल पहले जब आप नारायणपुर आए थे, एक हमारे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में, तो आपने वहाँ पे एक वर्कशॉप किया था। उस वर्कशॉप में मैं थी और मैंने आपके पूरे वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद ये तय किया कि मैं आर्ट को नहीं जाना। वो बच्ची दिल्ली में रायपुर के किसी आर्ट एंड कल्चर कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और आगे उसका ये है कि मुझे करियर भी इसी लाइन में बनाना है, क्योंकि उसने अपनी रुचि को पकड़ लिया, अपने इंटरेस्ट को पकड़ लिया। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपका इंटरेस्ट और एरिया अगर आपको लगता है कि ये मैं कर सकती हूँ तो आपको करना चाहिए, क्योंकि वो चीज आपको अंदर से ड्राइव कर रही है और तेजी से आपको आगे बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। तो अपने अंदर छुपे हुए प्रतिभा को ढूंढिए, उसको एक प्लेटफॉर्म दीजिए। उसके लिए तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे सरकार हो, प्राइवेट संस्थान हो, यूनिवर्सिटीज हो या कुछ ऐसे लोग जो बीच बीच में आगे आपको बिल्कुल मोटिवेट करेंगे, आपको सही मार्गदर्शन। मैं डॉक्टर आनंद पांडे का आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने बहुत कीमती समय निकाल कर मुझे सुना, मैं आप सबका भी बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आगामी उम्मीद करता हूँ कि कुछ हम ऐसा 3-4-5 दिन का एक इंटरैक्टिव एक्टिव वर्कशॉप करें जो स्किल बेस्ड हो, जिसमें बहुत सारी चीजें सिर्फ लेक्चर तक ना हो, कुछ चीजें कराने के लिए हो, तो हम आगे उसको करें। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाह रहे थे आप? आइए, किसी को कुछ कहना है तो आज कुछ पूछना है, कुछ जानना है, आप बेशक पूछ सकते हैं। हमारे पास 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन भी है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई सवाल नहीं है तो मुझे लगता है कि आपके मन में सवाल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, प्लीज। सर मैं पेशे से शिक्षिका हूँ और 16 वर्ष से मैं शासकीय सेवा में हूँ। उसके अलावा राष्ट्रवादी संस्था राष्ट्र सेविका समिति प्रांत स्तर का दायित्व भी है मेरे को, तो उन सब क्षेत्रों में भी कार्य मैंने किया है और पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी बड़ी जिम्मेदारी से पूर्ण करते हुए पिछले वर्ष भाई आनंद का जो ये कार्यक्रम था उसमें एक मैंने हाजू जो नाटक था वो देखा और रश्मि रथी और फिर कल का राजा रवि वर्मा की प्रस्तुति। तो इन तीनों से प्रभावित होते हुए और इतने समय से मतलब जो राष्ट्रीय कार्य और पारिवारिक दायित्व और शासकीय सेवा से अब धीरे धीरे जो है मन विमुक्त होता जा रहा है और मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रंगमंच की ओर जाना चाहिए। तो क्या इस अवस्था में भी मेरी एज भी 40+ हो रही है, तो क्या हम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। कलाकार के लिए कोई एज कॉम्पिटिशन है ही नहीं, ये तो अंदर का ड्राइव है, बल्कि आपकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। आप जैसे जैसे अपने अंदर के ड्राइव के साथ चलेंगे, आपको लगेगा कि अंदर से मुझे लगता है कि
आपकी रवानगी, आपका विचार, आपका सब कुछ बदल जाए, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए ये करना चाहिए, हर कलाकार को करना, हर इंसान को करना चाहिए कि अपने जीवन में कोई एक कलात्मक रुचि जरूर मिले, उससे सच में आप अपनी पूरी जीवन की दिशा बदल जाए। ये मतलब ये जो कार्यक्रम है बहुत ही मन को शांत और स्थिर चित्त करने वाला है। बेटा 10 मिनट आप लोग कहीं जाइए, 10 मिनट बैठिए, 10 मिनट में हम समाप्त करेंगे। मैं कुछ और चीजें आप लोग से शेयर करूंगा, उसके बाद आप लोगों को जिस आयु में लोगों का मन सबसे ज्यादा अस्थिर होता है, उस समय पे मेरा मन बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उसके बाद के आयु में जो है मन भी अधिक चंचल होता रहता है। कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में पहले वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, या अंदर का ड्राइव समझ में नहीं आया। कई बार हम जीवन जीने जाते हैं पर अंदर की रुचि को वहीं कहीं खत्म कर देते हैं, पर एक समय के बाद आपको सारी लाइबिलिटीज कंप्लीट होती जाती है। आप अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से महसूस करते हैं, अरे मेरा ये वाला कोना तो अभी भी खाली है, इसमें रंग भरना बहुत जरूरी है। ये वही हो रहा है। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, 2 मिनट। चाइना में किसी ऐसी घटना हुई थी, एक व्यक्ति थे, अपनी पूरी बचपन से उनके अंदर कलात्मक रुचि बहुत थी, पर गरीब परिवार से थे, जिम्मेदारियां बहुत सारी थी, तो अपने परिवार के भरण पोषण उसी में पूरी जिंदगी उन्होंने निकाला। 70 साल की उम्र में अपने बच्चे को, नाती पोते को पढ़ा और उनको फ्री हो। 70 साल की उम्र में पहली बार वो रंगमंच पे पैर रखे, 70 साल की। आज उनकी एज है 94 इयर्स, और आप यकीन मानिए 70 साल की उम्र से उन्होंने शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कुंफू, कराटे, किक बॉक्सिंग और जितने आर्ट फॉर्म होते हैं, जितने आर्ट उन तमाम चीजों में एक्सट्रीम लेवल पर टच किए। और अब उनको उनकी 94 की एज में से कोई पूछता है कि आपकी उम्र कितनी है, तो बोलते हैं 14 साल, क्योंकि 70 साल वो दूसरे के लिए कि 14 साल के हो गए, अब वो 14 साल की एज पर। ये हो सकता है आपके लिए भी एक उदाहरण हो, है ना। कई बार हम अपने लाइफ में सच नहीं समझ पाते, लेकिन अगर जिस दिन आप जान गए अपने आप को, आपकी उम्र बढ़ जाती है, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, आपका अपने प्रति दृष्टि और विचार बढ़ जाता है। सो थैंक यू सो मच बच्चों। 2 मिनट बैठेंगे, फोटो सेशन करेंगे, कुछ मैं आप लोगों के लिए कुछ एक इस फील्ड से जुड़ी हुई कुछ और भी चीजें लेके आया हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ फिल्म मेकिंग, उसके बारे में आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। रायपुर में आंजनेय यूनिवर्सिटी में मैं वहाँ पे प्रोफेसर हूँ। वहाँ पे तमाम फिल्म से जुड़े हुए कोर्सेज होते हैं, जिसमें एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग। तो वहाँ पे आगे अगर किसी की भी रुचि हो, जब उसको लगता है कि यहाँ पे मुझे एडमिशन लेना चाहिए, मेरी रुचि हो, तो आप बिल्कुल, मैं आपको घोषणा भी दे रहा हूँ, आप कॉन्टैक्ट करिए। आप कभी भी आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रही है, जो 2 साल में रायपुर में, नया रायपुर में फिल्म सिटी का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद आप यकीन मानिए इतनी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी छत्तीसगढ़ में फिल्म मेकिंग को लेके या फिल्म को लेके कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि जगह जगह पे लोग हंसने में जाएंगे। वन सिंगल एक विंडो बन रहा है, जिसमें रायपुर में आके एक बार आदमी नेट से परमिशन लेता है, डिपार्टमेंटल जो भी टोटल होगा उस पर, वो जशपुर हो, अंबिकापुर हो, सूरजपुर हो, बैकुंठ हो, बलरामपुर हो, कहीं भी जाइए और बेघर बाहर से लोग आकर शूटिंग करेंगे। और इसी बीच में अगर आपकी रुचि है तो आप अपनी फील्ड को तलाश करें, हो सकता है आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आपका जीवन की दिशा बदले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। की तरफ से और छत्तीसगढ़ गाँव की तरफ से प्रोफेसर भगवान तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हैं। आप जितने भी छात्र हैं हमारे शामिल हुए, आप सभी छात्रों को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे ये जानना है। सर मुझे ये जानना है कि आप किन परिस्थितियों से होकर गुजरे और यहाँ तक पहुँच पाए। चलो बता दें। देखो भाई, पिताजी हमारे थे आर्मी में। आर्मी वाले होते हैं बहुत सख्त माइंडेड, एकदम सिग्नल में घोड़ा होता है ना, की दिशा में। उनका ये था कि जीवन में अगर कुछ करना है तो वो करो जो देश के काम।
ये था कि सेना में या सेना से जुड़े हुए लोग होते हैं वो सच्चे सेवक होते हैं देश में। तो हमेशा से वो चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊं, पर मेरी कोई रुचि थी नहीं। जबकि मैं फिजिकली अपने टाइम में मेरी पूरी तैयारी थी। मैं ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग भी लिया था, मैं कुंफू कराटे में ब्लैक बेल्ट हूं अपने टाइम का, 30 किलोमीटर रोज दौड़ता था, फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी थी। तो उनको देख के ये लगता था कि ये पुलिस में या आर्मी में जाए, पर मैं उससे एकदम विपरीत चला गया। वो सोच ही नहीं सकते थे कि कलाकार बनेगा। फिर एक टाइम के बाद हार गए मुझे समझाते। तो जब मैं दिल्ली गया तो बहुत मिनिमम पैसे में जितने में मैं सर्वाइव कर पाता था उतने ही वो देते थे कि भाई मेरा दायित्व बनता है पिता होने के नाते कि मैं अपने पुत्र को जितना सपोर्ट कर सकता हूँ उतना करूँगा। ये रहे 800 रुपया महीने के, इसमें तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एक्टर बनो, मेरे से ज़्यादा होगी। तो मैं उनको कभी ओवर प्रेशर भी नहीं किया, क्योंकि वो चुनाव मेरा एक्टर बनना मुझे, उनको नहीं। तो मैं वो बेटा तमाम तकलीफें उठाया अपनी जिंदगी में जो थोड़ी दर्दनाक है, पर छोटे उदाहरण बता देता हूँ, उसकी बहुत गहराई नहीं जाऊंगा लेकिन बताता हूँ। अब जैसे मेरे पास पैसे इतने कम थे तो कोई शौक पाला नहीं। हाँ, पढ़ने का बहुत शौक जाग गया था जब मैं दिल्ली गया। जितना पढ़ने में टफर था उतना ही जब मैं दिल्ली गया तो मुझे ये समझ में आया कि बाप रे बाप, एक्टर बनने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है। तो मैं कहा मुझे तो हवा बहती है कि हवा बहता है, गाड़ी चलती है कि गाड़ी चलता है, स्त्री पुलिस का भी भेद नहीं पता, क्योंकि जर्नी ही वैसी वाली थी। तब मैंने क्या किया कि लाइब्रेरी में 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे प्रतिदिन समय देना शुरू किया, और जितने भी लिटरेचर है, वर्ल्ड लिटरेचर, वो सब पढ़ना शुरू। धीरे धीरे अपनी रुचि को इतना बढ़ाता चला गया कि आगे आने वाले टाइम में मुझे लगा कि अगर पढ़ाई नहीं करूंगा तो यकीनन मैं कहीं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं जिस चीज में मेरी पकड़ या जो मेरी कमजोरी थी, उस कमजोरी को मैं दूर करने के लिए लगातार काम करता। आज मेरे पास हजारों किताबें सिर्फ इसलिए कि जब मुझे लगा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तो क्यों ना मैं अपनी एक ऐसी लाइब्रेरी बनाऊं जो हमेशा निरंतर मेरे पास। तो मैं अपने जितने भी मेरी कमाई होती थी उस कमाई का 30%, 40%, 50% मैं सिर्फ किताबों को खरीदने में पैसे लगाता। ये मेरे लिए तकलीफदायक भी थी, क्योंकि शौक को पाला नहीं। शौक पाल लिया किसको कि एक्टर बनना है तो किताबें मेरे पास होनी चाहिए, फिल्मों का कलेक्शन मेरे पास होना चाहिए। तो इस तरह के शौक को बढ़ाते थैंक यू। सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। पीएमसी केंद्रीय विद्यालय जसपुर के प्राचार्य नरेंद्र कुमार जी का और स्टाफ का, कन्या विद्यालय के सभी छात्रों का, वहाँ के स्टाफ का, प्रयास स्कूल के शिक्षक का, छात्रों का, और बाकी और जगह से भी यदि छात्र जहाँ कहीं से भी आए हैं उनका हार्दिक धन्यवाद आभार करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी श्री नरेंद्र सिन्हा जी का, कल्पना मैम का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। केंद्रीय विद्यालय आपकी बस लगी हुई है, बस एक करके आते जाएंगे, ये बहुत सरल आप लेते जाएंगे। एक ग्रुप फोटो हम करेंगे, सारे के सारे छात्र हमारे स्टेज पे आ जाएं, जिस तरह से हो सके सेट हो जाएंगे। कुछ रेडी सर। देखिए सभी आजकल इस विषय पर तो बहुत ज्ञान अवेलेबल है हर जगह, यूट्यूब पर हो चाहे शिक्षकों द्वारा दिया जाता है कि आज के क्षेत्र में कॉमर्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड क्या किया जा सकता है। लेकिन आज की जो वर्कशॉप है इसमें भगवान तिवारी सर ने बच्चों को जो गाइडेंस दी है अभिनय के क्षेत्र में, वो क्या कर सकते हैं, कैसे करियर बना सकते हैं, कैसे वो अपने अंदर रुचि पैदा कर सकते हैं। जो उन्होंने बताया कि हर किसी के अंदर एक अभिनेता अभिनेत्री छुपा हुआ है, उसको कैसे वो बाहर ला सकते हैं।
तो सर के इस प्रोग्राम से कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। जो भी बच्चे अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो बच्चे डेफिनेटली इस वर्कशॉप से कुछ ना कुछ गेन कर ज़रूर जाएंगे, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और सर ने बहुत अच्छे से अभिनय के क्षेत्र पर प्रकाश डाला है और ये वर्कशॉप अटेंड कर बच्चों को भी और हम शिक्षकों को भी कहीं ना कहीं कुछ